आज का वीडियो फिर से मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको नर्सिंग क्यूज का यह वीडियो डल जाता है, तो ज़रूर शेयर करें, सभी जगह सब्सक्राइब करें। जो भी नर्सिंग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला यह वीडियो है। 20 क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 20 में 10 क्वेश्चन में आप ज़रूर फंसेंगे, ठीक है ना, 10 में ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्सिंग क्यूज का यह तीसरा वीडियो है, ऑल एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपन यहाँ पे, ह्यूमन पेल्विस का एंगल कितना होता है, मतलब मनुष्य का जो पेल्विस श्रोणि होता है उसका एंगल कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 65 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 75 डिग्री। चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दूसरा नंबर का है, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है, ठीक है ना। कहता है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर का माप कितना होता है, समझ गए। यह सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक का डायमीटर का माप पूछ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, आपके चार ऑप्शन है, 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसमें जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर अपन जो है यहाँ पे 9.5 यानी ए आंसर जो है राइट होगा। ओके, मैं कुछ समय इसीलिए लेता हूँ ताकि आप लोग कमेंट करें झटपट, क्योंकि आप लोग को मैं क्वेश्चन बोलूँ, आप ऑप्शन देख लिए, अगर आप उस मेरे आंसर देने से पहले कमेंट नहीं कर रहे हैं मतलब आपको याद नहीं है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 में कितना सही कर पाएँ, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है आज का, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर का माप कितना है, ठीक है ना। इससे पहले मैं क्या पूछा आपको पता है, अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का डायमीटर का माप पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन पहले चार देख लीजिए, 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद सी है 11.5 सेंटीमीटर एंड डी है 14 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का जो डायमीटर का माप होता है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर का माप कितना होता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर का माप कितना होता है, ठीक है। 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल का डायमीटर होता है उसका राइट आंसर क्या होगा, वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है माय डियर, मेंटो वर्टिकल का डायमीटर का माप कितना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन बहुत करता है, आपके एग्जाम में बार बार आता भी है, ठीक है ना। मेंटो वर्टिकल डायमीटर का माप कितना होता है, समझ गए चीज़ों। अगर आप ये लोग सब ऑक्सीपिटो मेंटो वर्टिकल समझ गए, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये सब अगर चीज़ें आप नहीं समझते हैं मतलब आपका थ्योरी कमज़ोर है, समझ गए, सीधी सी बात है। तो चलिए यहाँ पे कुछ पाँचवा है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर का माप कितना होता है। तो मेंटो वर्टिकल जो डायमीटर का माप होता है, चार ऑप्शन है, 9.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट वाला है 14 सेंटीमीटर। तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर का जो माप होता है ऑप्शन नंबर डी 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है दो मात्रात्मक डेटा को सहसंबंधी कोरिलेटेड करने के लिए कौन सा ग्राफ की ज़रूरत होती है। अब देखिए ये आपका रिसर्च से स्टैटिक्स से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है, नर्सिंग में सब पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो मात्रात्मक डेटा है उसको कोरिलेट करने के लिए आपको जो है कौन सा ग्राफ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी है स्केटर डायग्राम, ठीक है, एंड सी है लाइन डायग्राम, डी है आवृत्ति वर्ग फ्रीक्वेंसी कर्व। तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम के द्वारा दो मात्रात्मक डेटा को कोरिलेट करने के लिए हम लोग स्केटर डायग्राम ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। 6 हो गया क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
कि समय बीतने के साथ घटनाओं के रुझान को दिखाने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो समय के अनुसार हम अपने घटनाओं को अगर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको पता है ऑप्शन ए है लाइन डायग्राम, बी में है बार डायग्राम, सी में है हिस्टोग्राम एंड डी है पाई चार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि समय के साथ अगर किसी हम घटनाओं को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सर्वोत्तम जो डायग्राम जो ग्राफ होता है वह लाइन डायग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। स्टैटिक हो गया, रिसर्च हो गया, फंडामेंटल हो गया, कम्युनिटी हो गया, मैटरनल हो गया, मिडवाइफरी हो गया, सारा मेडिकल सर्जिकल हो गया, सारा चीज़ से यहाँ पे आपको जो है MCQ आएगा और आप में जितना दम होगा उतना सही करेंगे, कमेंट में सीधा बताएंगे। ठीक है, बिना मेहनत के माय डियर कोई जॉब नहीं होता है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि समय के साथ बीमारी के घटनाक्रम में बदलाव को प्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्लॉट मतलब क्या होता है, वही दर्शाना। ठीक है ना, समय के साथ बीमारी के घटनाक्रम मतलब बीमारी भी अपना अपना अलग अलग रूप लेते रहता है, तो उस समय के साथ बीमारी के जो घटनाक्रम है उसको बदलाव को हम लोग दर्शाएंगे। उसके दर्शाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, स्केटर डायग्राम और ओगिव। तो राइट आंसर क्या होगा, तो माय डियर राइट आंसर जो होगा वह अपना जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइन चार्ट में हम जो है समय के साथ जो बीमारी है उसके घटनाक्रम को हम लोग दर्शाते हैं कि बीमारी कैसे कैसे समय के साथ जो है अपना रूप बदला है। उसको प्लॉट करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। बातें को समझ गए, चलिए ये हो गया, एकदम अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 है INH प्रेरित न्यूरोपैथी यानी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी IPN। ठीक है, IPN यह इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसकी कमी से होता है। ठीक है, यानी INH प्रेरित जो न्यूरोपैथिक बीमारी है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, यह किसकी कमी से होती है बताना है। एक न्यूरोपैथी बीमारी होती है, समझ गए, किसकी कमी से, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B एंड विटामिन B12। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए कि आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B के कारण कमी से जो है वह आपको प्रेरित यानी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए, चलिए ये सब क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों में आपका कमांड है मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बहुत खूबसूरत प्रश्न है। कहता है पेरिफेरल न्यूराइटिस कौन सी एंटी ट्यूबरकल दवा का दुष्प्रभाव है। देखिए एंटी ट्यूबरकल मतलब टीबी के विरुद्ध दिया जाने वाला जो दवाई है वह एंटी ट्यूबरकल होता है। तो एक कौन सी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों टीबी में काम में आने वाला दवाई है। कहता है कि इन चारों में से किसका दुष्प्रभाव है कि पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। ठीक है, अब ये पेरिफेरल न्यूराइटिस एक समस्या है, ठीक है ना, तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो इसके लिए आप बेहतर पढ़िए, मतलब कमज़ोर है आपका थ्योरी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ नर्सिंग ज्ञान चैनल पर कि आप लोग थ्योरी मजबूत करें तो आपको बनेगा ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी। ठीक है ना, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कौन सी एंटी ट्यूबरकल दवा का साइड इफ़ेक्ट है, रिफाम्सिन, आइसोनिजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल। तो इन चारों एंटी ट्यूबरकल दवाई में जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। आइसोनियाजाइड लेने से होता यह है कि अगर ये साइड इफ़ेक्ट दिखाता है तो वह पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। तो आइसोनिजाइड जो है पेरिफेरल न्यूराइटिस साइड इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है माय डियर पेरिफेरल न्यूराइटिस आइसोनिजाइड से होती है, जो कि अभी ऊपर देखें, इसकी रोकथाम क्या देकर किया जा सकता है। अभी ऊपर देख लिए ना कि पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है आइसोनिजाइड का साइड इफ़ेक्ट है, आइसोनियाजाइड का साइड इफ़ेक्ट है।
अब मान गए कोई आइसोनियाजाइड टीबी का दवाई ले रहा है, उसको पेरीफेरल न्यूराइटिस हो गया, तो अब उसे पेरीफेरल न्यूराइटिस को कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए क्या दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है एस्पिरिन, ऑप्शन सी है पायरिडॉक्सिन एंड ऑप्शन 4 है थियामिन। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी पायरिडॉक्सिन जो है रोकथाम कर सकता है पेरीफेरल न्यूराइटिस को जब आइसोनिजाइड से साइड इफ़ेक्ट होना है। तो चीज़ों को समझ गए? 11। चलिए एकदम अच्छे से, बहुत डेली बाय डेली सुबह 6 बजे आता है, दिन भर में आपको जब समय मिले बिल्कुल आप लोग एक बार अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकल, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकल ड्रग दवा है, मतलब कहता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकल दवा कौन सी है? ठीक है ना, कौन सी है? बातें को समझ गए? 12 नंबर का यहाँ पे हम लोग जो है कर रहे हैं। तो देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकल जो दवा है, 4 ऑप्शन है, आइसोनिजाइड है, रिफाम्सिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इथाम्बुटोल है। इन 4 में से बताना है कि कौन दवा है जो एंटी ट्यूबरकल तो है लेकिन वह बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो वह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इथाम्बुटोल। ठीक है, इथाम्बुटोल इज द राइट आंसर। ओके, 13 नंबर यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि यूरिन का रंग लाल नारंगी रेड ऑरेंज, ठीक है ना, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन किसके द्वारा होता है? मतलब यूरिन का जो कलर है वह लाल नारंगी कलर का हो जाता है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किसके, कौन से दवा को लेने से यूरिन का कलर लाल नारंगी कलर का हो जाता है? ठीक है, रिफाम्सिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड। तो आपको पता है कि इनमें से दवाई, चारों दवाई का नाम है। ठीक है, और चारों दवाई के नाम है, और चारों दवाई के नाम में कौन से दवाई को लेने से मूत्र का रंग लाल नारंगी हो जाता है? ठीक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे चारों दवाई टीबी में ही लिया जाने वाला है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रिफाम्सिन के लेने से मूत्र का रंग जो है लाल नारंगी कलर के हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ये सब पूछता है कि कौन से टीबी का ड्रग लेने से मूत्र का कलर लाल नारंगी कलर का हो जाता है? रिफाम्सिन। समझ गए? निम्नलिखित में से रिफाम्सिन का दुष्प्रभाव है सिवाय किसके? ठीक है ना, सिवाय किसके इनमें से रिफाम्सिन का दुष्प्रभाव है? ठीक है ना, रिफाम्सिन का दुष्प्रभाव पूछ रहा है, बातें को समझिएगा, गौर से समझिएगा। 14वां नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कहता है रिफाम्सिन का दुष्प्रभाव कौन है सिवाय इसके? मतलब एक ऐसा है जो रिफाम्सिन का जो है दुष्प्रभाव इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से होता यह है, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को कहते हैं, और रिफाम्सिन में ऐसा नहीं होता है। बातें वो समझ गया। बाकी एनोरेक्सिया, भूख में कमी, डिजनेस, सिर चकराना, नारंगी कलर का मूत्र होना, तो ये तीनों लक्षण साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बट उच्च रक्तचाप नहीं होते हैं। तो सिवाय इसके जो है यह तीनों जो है इसके दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के तरफ हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत अच्छा लाए हैं। ठीक है, देखिए वह टी कोशिका, टी सेल आप लोग जानते हैं ना, पढ़े होंगे सेल में तो पता होगा। वह टी सेल, वह टी कोशिका लिम्फोसाइट में परिपक्व होता है। ठीक है ना, वह कौन सा टी सेल लिम्फोसाइट है जो परिपक्व होता है? कहाँ पे? ठीक है ना, वह टी सेल लिम्फोसाइट में परिपक्व होता है थायराइड में, थाइमस में, श्वास प्रणाली में और लीर में। ठीक है, लीर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या होगा? लार होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वह टी सेल लिम्फोसाइट जो परिपक्व होता है कहाँ पे? 4 ऑप्शन है, थायराइड, थाइमस, श्वास प्रणाली एंड लार में। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं माय डियर, ऑप्शन नंबर जो होने वाला है अपना, वह होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, थाइमस में टी सेल जो है लिम्फोसाइट वह परिपक्व होता है, थाइमस। ओके, आगे चले। चलिए
16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा माय डियर, यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। कह रहा है मेमोरी सेल बनी होती है, मतलब यादाश्त की कोशिका यानी मेमोरी सेल बनी होती है किसका? न्यूट्रोफिल का, स्नोफाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का, मोनोसाइट्स का। तो जो मेमोरी का सेल है, जो यादाश्त की कोशिका है ब्रेन में, वह किसकी बनी होती है? ठीक है, मेमोरी सेल किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है वह सी, लिम्फोसाइट्स की बनी होती है यादाश्त यानी मेमोरी सेल। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन है 17 नंबर का, अपार प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद होता है कहाँ, किस में मौजूद होता है? अपार मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद होता है किस में? इन चारों में से बताना है। एल्बुमिन में, फाइब्रिनोजेन में, जिलेटिन में और ग्लोबिन में। ठीक है, तो ये चार है, ग्लोबिन, जिलेटिन, फाइब्रिनोजेन एंड एल्बुमिन। इन चारों में बताना है कि अपार मतलब बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद होता है किस में? ठीक है ना, किस में? तो एल्बुमिन में। एल्बुमिन में प्लाज्मा और प्रोटीन अपार मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे माय डियर, प्रोटीन का संरचनात्मक ढांचा क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? ढांचा। ठीक है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, संरचनात्मक जो ढांचा होता है, वह जो होता है वह ढांचा जो है प्रोटीन का संरचनात्मक ढांचा होता है कैसा? ग्लूकोज, लिपिड्स, वसा, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। तो माय डियर मैं बता दूं आपको कि 18 का जहां भी प्रोटीन और एमिनो एसिड अगर ऑप्शन में रहे या फिर एमिनो एसिड से रिलेटेड पूछे और प्रोटीन ऑप्शन में रहे, तो यह एमिनो एसिड और प्रोटीन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे ये सही हो जाएगा। बात को समझ गए। चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रश्न है। कहता है महाकुंड किस कोशिकीय अंग का हिस्सा है? महाकुंड जो है किस कोशिकीय मतलब किस सेल ऑर्गेन का हिस्सा है? न्यूक्लियस का, गोल्जी एपार्टस का, लाइसोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो महाकुंड है वह अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकीय अंग का हिस्सा है। तो आप लोग इसको ध्यान में करके रख लीजिए। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न काफ़ी खूबसूरत प्रश्न होने जा रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा कोशिकीय अंग बाह्य पदार्थ और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है? आप लोग पढ़े होंगे। देखिए कंपटीशन में ऐसे ही एग्जाम में घुमा के पूछेगा, आपको आते हुए प्रश्न में चक्रिया देगा, तो पहले से प्रैक्टिस कीजिए। कौन सा कोशिकीय अंग है यानी कौन सा कोशिका का अंग है जो बाह्य पदार्थ को और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है? तो आप लोग फेगोसाइटोसिस पढ़े हैं ना, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और वेक्यूल। ठीक है, वेक्यूल होगा, समझ गए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी हम लोग कहते हैं, यह क्या करता है? बाह्य पदार्थ और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का, भक्षण करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका आज का 20 क्वेश्चन। मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अच्छे से पढ़ा दिया। अब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली देखिएगा। दिन में अगर 2 बार चीज़ों को देखते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज मिलता रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप देखते हैं तो अपने दोस्तों को जोड़े, शेयर करें सभी ग्रुप में। डेली 6 बजे यह वीडियो आपको डल जाएगा 20 क्वेश्चन का, जिसे आप प्रतिदिन देख के काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।